Hello guys, welcome to Manulo classes in the session of daily current affairs session. Myself Naresh Sharma and going to discuss with you some important current affair news which can be very relevant for your examination. तो सबसे पहले चलते हैं हम कि आज के सेशन में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक तो शॉर्ट में है और एक है फिर काफी एक डिटेल्ड डिस्कशन होगा एक टॉपिक का। पहला टॉपिक हमारे साथ में है कि इंडिया से किसी पर्सन ने और एक जो है आप सब जानते होंगे कि बुकर प्राइज इनको जो है मिला है। दूसरा टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इस न्यूज की तरफ और ये न्यूज है आपकी अ, इनकी एक बुक है जिसका नाम है हार्ट लैम्प। इंडिया की एक पर्सनालिटी है, उन्होंने इसको राइट किया और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज थी, है ना। तो इनको उस सब के लिए मिला है क्या? बुकर प्राइज। क्या मिला है इनको? बुकर प्राइज मिला है। दो महिलाएं हैं ये, एक है बानू और एक है आपकी दीपा। कैसे इन दोनों को मिला है वो भी आपको मैं एक एक करके पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि बुकर प्राइज कैसे दो लोगों को मिला है। ठीक है, और इनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, इन्होंने आज से मैं अगर बात करूं अराउंड 50 ईयर्स पहले से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था और तब जाकर के इनको आज बुकर प्राइज मिला है। इट मींस देखो, कोई भी जो सक्सेस होती है वो अचानक से नहीं होती, रातों रात नहीं होती। आज इनकी एज है 77 ईयर ओल्ड है ये। नाम है इनका बानू मुस्ताक, है ना। ये कन्नड़ राइटर है। कन्नड़ आप जानते होंगे कर्नाटका की लैंग्वेज है। और ये राइटर है, एक लॉयर भी है, एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत लंबे समय से लिख रही हैं स्टोरीज वगैरह। 5 डिकेड्स हो गए इनको लिखते लिखते। उन्होंने लिखे हैं अपने एक्सपीरियंसेस कि लोगों के साथ में उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे और उनसे एक कंपाइलेशन किया इन्होंने हार्ट लैम्प नाम की एक बुक जिसमें शॉर्ट स्टोरीज वगैरह थी। और इसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का। तो नाम है इनका बानू मुस्ताक। कहाँ की है? कन्नड़ मीन्स कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती हैं, है कर्नाटका की। बानू मुस्ताक। कौन सा प्राइज मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इनकी बुक का नाम क्या है? हार्ट लैम्प। ये बेसिक से फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस बुक में है क्या? देखो, इस बुक में 12 स्टोरीज हैं। 12 स्टोरीज हैं और जिनको लिखा गया है 1990 से लेकर के 2023 तक। बाद में इसको फिर ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। जिसने ट्रांसलेट किया उनका नाम है दीपा भास्ती। ठीक है, दीपा भास्ती ने इसका ट्रांसलेशन किया और डिफरेंट लैंग्वेजेस में फिर इसको आज रीड किया जा रहा है। दिस मार्क्स द फर्स्ट एवर विन फॉर कन्नड़। कन्नड़ लिटरेचर में पहली बार किसी को ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। बुकर प्राइज मिला है कन्नड़ लैंग्वेज के लिए। ठीक है, हालांकि वो ट्रांसलेशन के बाद ही मिला है। फर्स्ट टाइम अ शॉर्ट स्टोरी। और अभी तक ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो मिलता था वो लॉन्ग स्टोरीज के लिए मिलता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो बुकर प्राइज शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन के लिए दिया गया है। मीन्स पहले जो सिस्टम चला आ रहा था उसमें भी अचानक से बहुत मीन्स एक बड़ा जो है कोर्स करेक्शन इन्होंने कर दिया है। ठीक है, आप इस बुक को आप मीन्स जो है फ्रेंच में पढ़ पाओगे, आप इटालियन में अवेलेबल है, डेनिश में, जापानीज में, मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा बैकग्राउंड की, तो देखो, अब से पहले ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था हमारे मीस इंडिया की एक लेडी थी, उनका नाम था गीतांजलि श्री। 2022 में इनको बुकर प्राइज मिला था और इनकी बुक का नाम था टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम ऑफ सैंड। और इसको जो है हिंदी से इसको क्या किया गया था? ट्रांसलेट किया गया था। उनका नाम था डेजी रॉकवेल, उन्होंने ट्रांसलेट किया था और ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये जो मुस्ताक हैं ये हसन डिस्ट्रिक्ट कर जो है कहाँ से? कर्नाटका से है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या है। आपने अगर देखा होगा तो इनको क्यों मिला है, आप उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं पहले आपको इनकी इमेज दिखाता हूँ उन महिला की, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा यहाँ से। ठीक है, आप इन महिला को देखिए, इनकी इस इमेज साड़ी वगैरह में इसमें देख करके आप आइडिया नहीं लगा रहे होंगे कि ये कोई मुस्लिम महिला है।
इन्होंने स्टोरी जो लिखी है अपने लीगल करियर में, तो ये लॉयर तो हैं ही, तो ऐसी बहुत सारी महिलाओं के साथ में स्पेशली इनके जो है एज ए क्लाइंट या लाइफ में और भी बहुत सारे लोगों से इनके इंटरेक्शन हुए। तो इन्होंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि इस्लामिक कम्युनिटी में, मुस्लिम समाज में जो वुमेन है, जो महिला है, वुमेन, उनकी रियली में पर्दे के पीछे क्या लाइफ है, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कितनी ज्यादा पैट्रियार्की इस्लाम के अंदर है, उन पॉइंट्स को, उन स्टोरीज को इन्होंने लिखा है। उसमें इन्होंने चर्चा की है उस पर कि बुर्के के अंदर महिलाएं कितनी परेशान हो सकती हैं, छोटी छोटी बच्चियां अगर बुर्का पहनती है तो उनको क्या दिक्कतें होती हैं, और महिलाओं के साथ में कैसा बिहेवियर जो है इन इस कम्युनिटी में होता है। इन्होंने अपनी उन स्टोरीज में उन रियल एक्सपीरियंसेस को लिखा है। तो मींस जो क्लोज चीजें थी, पर्दे के पीछे वाली चीजें थी, बीइंग विमेन, महिला होते हुए इन्होंने मुस्लिम महिलाओं की उन प्रॉब्लम्स को उन स्टोरीज में ला करके रखा है। अब आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं जो इनकी स्टोरीज होंगी वो कोई मीन्स फिक्शन वाली नहीं होंगी, मन से नहीं बनाई है इन्होंने स्टोरी, वो स्टोरीज हैं सारी की सारी रियल, बस इन्होंने नेम वगैरह चेंज करके वो स्टोरीज लिखी है और उसमें इन्होंने पूरे वर्ल्ड के सामने जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मुस्लिम विमेन की, उसको वर्ल्ड के सामने ला करके रखा है। और इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज है, इसीलिए मिला है इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई कि जो बुकर प्राइज अगर मिला है तो ऐसा नहीं कि कोई भी फिक्शन स्टोरी लिख दी, नहीं, उसमें कुछ दम होगा, कुछ रियलिटी होगी, कुछ सच्चाई होगी, तो उसके बेसिस पर इनको मिला है। साथ में आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि इनको अगर बुकर प्राइज मिला है तो इनकी 4 दिन की किसी मेहनत के लिए नहीं मिल गया, लास्ट 50 ईयर वर्क किया है इन्होंने, अब जाकर के इनको ये प्राइज मिला है। सो देखो, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है वो लॉन्ग टर्म वर्क भी मांगती है, लॉन्ग टर्म डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी सब मांगती है, तब जाकर के आपको कुछ ऐसा स्पेशल मिलता है। अब हम चलते हैं अभी जो है कुछ टाइम पहले के अभी तक का एक जो बर्निंग टॉपिक है, और वो है आपकी इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इस पर अभी हमारा कोई स्पेशल सेशन नहीं आया था, तो आज के सेशन में मैं इंडस वाटर ट्रीटी का पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसके इम्पैक्ट होंगे इंडिया पर या अदर कंट्रीज पर, या और क्या क्या उसके आउटकम्स हो सकते हैं, और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये द हिंदू का एक आर्टिकल है, इसमें जो व्यूज हैं मेरे नहीं है। ठीक है, जब मेरे व्यूज होंगे मैं आपको बता दूंगा। तो ये व्यूज हैं, राइटर के अपने व्यूज हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है इस इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग में कि शुड वाटर बी यूज्ड एज अ वेपन, तो क्या हम पानी को एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं, पानी को। ठीक है, पानी वेपन की तरह कैसे यूज हो सकता है, या तो आप बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी छोड़ दें तो फ्लड से लोग मर सकते हैं, या फिर आप पानी को रोक लें, लोगों को पीने को पानी ना मिले, तो वो भी अपने आप में एक वेपन है। तो इसी एस्पेक्ट पर डिस्कशन यहाँ से आगे स्टार्ट होगा। तो इसमें और थोड़ा डिटेल में जाने से पहले आपको एक बार ये देख लेना चाहिए कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसका ऑन ग्राउंड मैप पर क्या सिचुएशन है। ये हमारा आपका इंडिया रहा, ठीक है, हमारा प्यारा भारत, ये अपना इंडिया रहा, इधर से हम ऐसे घूम करके आएंगे तो ये यहाँ से ये 4-5 जो स्पेशली 5 जो रिवर्स हैं ये सब जाती हैं। ये आपकी इंडस हो गई, आपकी झेलम हो गई और चेनाब हो गई। इधर नीचे अगर हम आएंगे वेस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ, तो रावी हो गई, ब्यास हो गई और आपकी सतलज हो गई। ये टोटल जो 5 रिवर्स हैं, ठीक है, मीन्स मिला करके जो पंजनद बनता है, उसी के नाम पे पंजाब भी नाम रखा हुआ है। तो ये 5 रिवर हैं, इनमें एक ट्रीटी हुई थी जिसमें झेलम, चिनाब और रावी, इन तीनों का पानी पाकिस्तान को दे दिया गया था उस ट्रीटी में, और ये जो रावी, सतलज और ब्यास है, इन तीनों का पानी मिला था इंडिया को। तो करंट सिचुएशन ये है, ऑन ग्राउंड पे आप देख सकते हैं। तो ये ऊपर की जो 3 रिवर हैं, जो वेस्टर्न वाले पार्ट की, उन तीनों का पानी पाकिस्तान को है, और नीचे आपकी जो रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों का पानी किसके पास में है, वो इंडिया को मिलता है। तो उधर वाली पाकिस्तान के पास और इधर वाली इंडिया के पास। यहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चन भी
आते हैं कि कौन सी रिवर का पानी इंडिया को है और कौन सी रिवर का पानी पाकिस्तान को है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में। अब हम स्टार्ट करते हैं इस बैकग्राउंड को एक स्टेटमेंट से, जो स्टेटमेंट था, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। युद्ध में और प्रेम में सब कुछ जायज है। मींस यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो मोरालिटी होती है, वो सब पीछे छूट जाती है जब प्यार और युद्ध की बात आती है। तो देखो, कहने को तो देखने में तो ये अच्छा सा लग रहा है कि हाँ यार सब हट जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये चीजें अच्छी तो नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मोरालिटी को आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो आने वाली जनरेशन्स के लिए आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे जाते हैं जो एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड को किसी एक अलग ही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। कंटेक्स्ट आपको समझ में आ गया कि इंडस वाटर ट्रीटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अचानक से ऐसा हुआ क्यों है कि हम इंडस ट्रीटी पर बात करना स्टार्ट कर दिए? तो बात यह है कि पहलगाम का अटैक हुआ, इंडिया से स्टेटमेंट गए कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो हमने, इंडियन गवर्नमेंट ने उस इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा, उसको होल्ड पर रख दिया, पानी लगभग वहां पर उनका बंद कर दिया। तो यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट होता है कि इंडिया ने जो पानी इनका बंद कर दिया, क्या वो सही किया या गलत किया? तो कुछ इसी जो है क्वेश्चन के अराउंड में हमारा आज का जो डिस्कशन है वो चलता रहेगा। अब बात यहाँ पर होती है कि देखो, वाटर जो है वो एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स से बहुत ज्यादा है। भाई जैसे लैंड होती है, टेरिटरी होती है, फोर्सेस होती है, वो सब हम उनका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन वाटर जो है वो ह्यूमन ह्यूमन का एक बेसिक राइट है, वो ह्यूमन की एक लाइफ लाइन है। तो अगर वॉर फोर्सेस के बीच में हो रहा है तो कॉमन जो ह्यूमन बीइंग है उसका तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, तो उनको प्यासा क्यों मार दिया जाए, है ना? सो मेकिंग इट्स पॉलिटिसाइजेशन एथिकली एंड लीगली कंटेंशियस। तो अगर वाटर को हम एथिकली जो है देखें तो उसका पॉलिटिसाइजेशन ठीक नहीं लगेगा। दूसरा फिर यहाँ पर बात होती है कि ये कब एग्जिस्टेंस में आई? तो 1960 में इस इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था और इसमें एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया था वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी ये थी कि देखो 1948 में भी जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया था कश्मीर वाले रीजन में, उस समय पर भी इंडिया ने पानी रोक दिया था, लेकिन पूरे रीजन में इसका बड़ा हंगामा हुआ कि यार इंडिया ने पानी रोक दिया पाकिस्तान का। तब उसके बाद में वर्ल्ड बैंक बीच में आया, बोला नहीं 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 भाई, पानी नहीं रोकना है, आओ चलो मिलकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें मीडिएटर कौन है? इसमें है आपका वर्ल्ड बैंक, और इसी ने इसमें हमारी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको साइन करवाया था। तो ऊपर जो हमने बताया था, आपको मैप पर दिखाया था कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों का पानी मिला इंडिया को, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, इनका पानी मिला पाकिस्तान को। अब आप अगर इसके बहुत बहुत ज्यादा डेप्थ वगैरह में जाओगे थोड़ा सा, तो लगेगा कि यार वास्तव में इंडिया के साथ में तो गलत हुआ था कि सारा पानी इंडिया से जा रहा है, लेकिन ज्यादा पानी हमने किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। अब गजब की बात तो ये है कि इस बार हमने इसको होल्ड पर लगा दिया, लेकिन इससे पहले तो बड़े बड़े वॉर हो रखे थे। 1965 का वॉर बहुत बड़ा वॉर था, उस समय भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं रोका था। 1971 का, जिसमें पाकिस्तान का डिवीजन ही हो गया, बांग्लादेश का जन्म हो गया। 1999 का जो कारगिल का वॉर था, और उसके अलावा तो बहुत सारी छोटी मोटी लड़ाइयां हो रखी है, हमने कभी भी इसको बंद नहीं किया। लेकिन इस बार हमने क्या किया है? इसको बंद कर दिया। पहले ऐसा क्यों नहीं किया था और अब क्यों किया हमने? भाई अब तो उससे छोटा ही तो था वॉर, लेकिन उस समय क्यों नहीं किया, आज क्यों कर दिया? तो उसके पीछे ये ऑथर बताते हैं कि देखो, इस सब के लिए एक टेक्निकल फ्रेमवर्क ऑलरेडी है, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, इसीलिए हम उसको अभी तक उस समय पर बंद नहीं किए थे। क्यों? कि ऐसी कोई बात आती थी तो उसको टेबल पर बैठ करके डिस्कस कर लिया जाता था और वो सॉल्व हो जाती थी। रीसेंट स्ट्रेन्स एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब अगर हमने इस पर उंगली उठाई है, इस ट्रीटी को रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है, तो क्या कारण है? देखो, 2016 में इन्होंने अटैक किया, 2019 में इन्होंने अटैक किया,
आप जानते होंगे उड़ी का, पुलवामा का अटैक और अभी रिसेंटली ये सब हो गया। और पहले जो वॉर हुए थे 1965 का, 1971 का, 1999 का, उस समय से और आज तक के टाइम में बहुत डिफरेंस आ गया। इंडिया ने इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है उस रीजन में कि आप उस पानी को, क्योंकि पानी है ऐसा थोड़ी है कि आप बोतल में भर के रख लोगे, नहीं। तो उस पानी की व्यवस्था, उसका मैनेजमेंट, उसके लिए नए कैनाल्स, उसके रिवर की कनेक्टिविटी, बड़े डैम्स वगैरह वो सब हमने बना लिए कि अगर हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे तो उस पानी का हम क्या करेंगे। तो उसके यूज करने के सिस्टम हमने डेवलप कर लिए। तो इंडिया ने जब ये चीजें डेवलप की हैं तो अब हमारे पास में थोड़ी ताकत आई कि अब हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान की ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने किशन गंगा प्रोजेक्ट बना लिया, अपना डैम किस पर है, झेलम पर। देखो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, कि किशन गंगा डैम कौन सी रिवर पर है, झेलम पर है। जैसे एक प्रोजेक्ट और है रतले प्रोजेक्ट, ये चेनाब रिवर पर है। बेसिक से फैक्ट्स है। इतनी सारी चीजें जब हमने बना ली तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि उस वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे तो इंडिया की तरफ उसको ले आएं और चाहे तो पाकिस्तान की तरफ उसको फ्लड के रूप में दे दें। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अंडर द IWT। तो क्या अभी जब इसको स्टॉप कर दिया, होल्ड पर रख लिया, वो सॉल्व हो गया? नहीं। तो अब तक इसमें क्या क्या हमारे पास में ऑप्शंस थे कि जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो कुछ हमारे पास में क्या है, उसके लिए कुछ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। देखो सारी समस्याओं का जवाब युद्ध तो नहीं होता, लेकिन जो युद्ध चाहता है भाई उसको युद्ध दिया जाएगा, जो बुद्ध की भाषा में समझेगा उसको बुद्ध की भाषा में समझाया जाएगा। बुद्ध शांति की बात करते हैं, युद्ध वायलेंस की बात करता है, तो जैसे चाहोगे वैसे बात हो जाएगी। तो किशन गंगा जब प्रोजेक्ट हमने बनाया था तो उस समय पर भी जो है पाकिस्तान ने इस पर डिस्प्यूट किया था। तो 2013 में फिर इस पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया के फेवर में डिसीजन दे दिया, बोला नहीं इंडिया जो कर रहा है वो ठीक है। ऐसे ही रतले वाला केस था, उसमें भी डिसएग्रीमेंट था, तो उसका भी मैटर कहाँ चला गया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास में चला गया। उसमें भी जैसे इश्यूज थे कि इंडिया का कहना था कि भाई इसमें आप जिस बात को उठा रहे हैं वो टेक्निकल इशू है। पाकिस्तान कह रहा था कि ये टेक्निकल इशू नहीं है भाई, ये तो डिस्प्यूट का मैटर है, ये तो एग्रीमेंट का मैटर है। तो उसमें भी जो डिसीजन आया था उस मैटर में, रतले वाले प्रोजेक्ट में, उसमें भी ये कहा था कि भाई ठीक है, इंडिया जिस तरह से चीजों को हैंडल कर रहा है वो ओके है और पाकिस्तान को इस पर कोई ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए। तो इंडिया ने क्या कर दिया था कि उस समय पर जो भी डिस्कशन चल रहा था आर्बिट्रेशन में, क्योंकि पाकिस्तान उसको आर्बिट्रेशन ले जाना चाह रहा, तो इंडिया ने बाइकआउट कर दिया, बोला हम बात नहीं कर रहे इस पे, ये टेक्निकल इशू है, तुम इसको फालतू में डिस्प्यूट बना रहे हो। ठीक है। दूसरा, हमारे पास में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 का, जिसमें दोनों ही कंट्रीज ने अपना एक एग्रीमेंट कहा था कि भाई देखो हम दोनों के बीच की कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको दोनों ही बैठ करके बात करेंगे, तीसरे किसी को नहीं लाएंगे, हम किसी थर्ड पार्टी को नहीं लाएंगे। तो यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आई कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा, हम दोनों ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ तो ये 1972 की बात हो रही है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में ही आ गई। उस समय पर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, तो उस समय तो वर्ल्ड बैंक भी आ गया, तो मिलजुल करके बातचीत करके न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को बुला करके, है ना, साइंटिस्ट वगैरह को बुला करके, आर्बिट्रेशन वाले कहीं और किसी अदर कंट्री के जजेस वगैरह को, एनवायरमेंट इकोलॉजिस्ट को, हाइड्रोलॉजिस्ट को, उनको बुला करके चीजें डिस्कस कर ली थी। उसके बाद तो बहुत ज्यादा टफ हो गया मामला कि हम किसी तीसरे को अपनी बातचीत में नहीं आने देंगे। तो अभी तक की ये सिचुएशन थी। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने भी अप्रोच किया था इंडिया को, पाकिस्तान को, कि भाई ऐसा करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया ने बोल दिया कि अभी रुको थोड़ा सा, हम अभी अपने लेवल पर चीजों को कर रहे हैं, आपकी जरूरत पड़ेगी जब हम आपको बता देंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम जब इंडिया की देख रहे हैं तो एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक लंबा सॉल्यूशन इसके लिए चाहिए, सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या केवल इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम है? नहीं, देखो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज के साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स आज भी हैं, पहले भी थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया गया जो वाटर के रिलेटेड थी, रिवर्स के वाटर के शेयरिंग को लेकर के थी। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम डैन्यूब रिवर का। ठीक है, डैन्यूब रिवर यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज से होकर के आती है। एक टाइम ऐसा था जब वर्ल्ड वार फर्स्ट और उसके बाद के टाइम में कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था इस रिवर वाटर को लेकर के। लेकिन कंट्रीज ने क्या किया,
ठीक है, यहाँ आप एक बार देख लो, ये जो डेन्यूब रिवर है देखो, है ना, जर्मनी से लेकर के आ रही है ऑस्ट्रिया, इधर आपका हंगरी, फिर आपका सर्बिया, रोमानिया, ठीक है, यहाँ पर ये कंट्री और है शायद, ये जैसे कि यूक्रेन वाला ये वाला रीजन, ठीक है, यहाँ से आकर के ब्लैक सी में ये चली जाती है। तो कितने सारे कंट्री जिससे इसका पानी आ रहा है उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट थे, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, इन डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे कर लिया, डिस्कशन करके, एक टेबल पर बैठ करके, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को बुला करके, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू, मींस जैसे भी किया उन्होंने अपने इस वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक इशू ऐसा ही है साउथ ईस्ट एशिया का। साउथ ईस्ट एशिया की एक रिवर है मीकोंग रिवर, है ना, वो भी मल्टीपल कंट्रीज के थ्रू जाती है। उसमें भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, डिफरेंट कंट्रीज वर इन्वॉल्व। इंडिया की तो बात करें तो केवल दो ही कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन मीकोंग वाले केस में, डेन्यूब वाले केस में बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे। जैसे कि आप यहाँ से देखो, चाइना से आ रही है ये मीकोंग रिवर, है ना, मीकोंग रिवर चाइना से आ रही है, यहाँ पे आप देखो, है ना, इसमें यहाँ बर्मा और लाओस वाले बॉर्डर से आ रही है, फिर यहाँ पर बॉर्डर बना रही है थाईलैंड के साथ में, कंबोडिया है, ठीक है, यहाँ कितना सारा एरिया इससे डिस्प्यूटेड है, इधर इंक्लूडिंग वियतनाम। तो मल्टीपल कंट्रीज है भाई इसमें, बर्मा भी कुछ कह सकता है, वियतनाम भी, लाओस भी, थाईलैंड भी, कंबोडिया भी, इधर ऊपर चाइना से आ रही है तो चाइना भी। सो देयर आर मल्टीपल कंट्रीज विच हैव स्टेक होल्डिंग इन दिस रिवर। लेकिन इन्होंने भी मिल बैठ करके बातचीत की, डिस्कशन किया और मैटर को सॉल्व कर लिया। तो क्या कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इंडिया और पाकिस्तान के इस इंडस वाटर ट्रीटी में नहीं हो सकता? होना चाहिए, कोई तो हो सकता है। ठीक है, इंडिया ने तो डिसीजन ले लिया और उसको रोक दिया। अब एक तरफ तो हमें देखने को ये लग रहा है कि यार सब कुछ इंडिया के फेवर में है। यहाँ पर जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि देखो इंडिया को भी इससे कुछ ना कुछ लॉसेस हो सकते हैं। वो लॉसेस क्या हो सकते हैं, इंडिया के अगेंस्ट में कैसे जा सकती है ट्रीटी, क्या हमारे रिस्क हो सकते हैं इसमें, वो देख लेते हैं। कि अगर इंडिया इससे यूनिलिटरली यूनिलिटरली विड्रॉ करता है, देखो ट्रीटी से विड्रॉ करने का मतलब दोनों ही, लेकिन इंडिया खुद से ही इसमें से बाहर निकल रहा है इस ट्रीटी से, तो क्या होगा, एक तो इंटरनेशनल जो लॉ है उसका वायलेशन होगा। दूसरा, इंडिया की अपनी एक ग्लोबल स्टैंडिंग है कि भाई हम रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में। दूसरा, फिर इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर भी तो क्वेश्चन आ सकता है यार, मीन्स फिर जो अदर नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी तो इंडिया के साथ में किसी एग्रीमेंट को लेकर के चिंता कर सकते हैं, डर सकते हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, ये भी तो कंट्रीज है, पानी इनके साथ में भी हमारा शेयर हो रहा है, तो इनके साथ में भी जो है इशू हो सकता है। दूसरा, जब हम इससे बाहर निकल रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि इसमें विड्रॉल का तो कोई क्लॉज ही नहीं था जब ये ट्रीटी साइन हुई थी कि कोई कंट्री से बाहर निकल पाएगा। तो लेकिन फिर भी हम इसमें से बाहर निकल गए। क्यों? जब भी ट्रीटी साइन हो जाती है तो वो ट्रीटी कैसे साइन होंगी, उनके क्या रूल्स होंगे, उस पर एक प्रॉपर कन्वेंशन है जिसका नाम है दी वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज। तो इसके अकॉर्डिंग सारी ट्रीटीज काम करती हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये चीज जो है इंडिया के फेवर में नहीं है, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे अगेंस्ट में कुछ स्पीच वगैरह और ये सब देना स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो इंडिया को वहां से थोड़ा देखना होगा, मोरल एंड स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशन दोनों को ही देखना होगा इंडिया को, कि मोरली ये चीज कितनी करेक्ट है और स्ट्रेटेजिकली इंडिया के फेवर में कितनी है। ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं कि यूजिंग वाटर एज ए टूल ऑफ रिटेलिएशन वायलेट्स ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स। ह्यूमन के जो प्रिंसिपल्स हैं कि भाई किसी का खाना पानी आपको बंद नहीं करना है, जो कि इनोसेंट पीपल है उनका। दूसरा, कॉज सीरियस हार्म टू सिविलियन पॉपुलेशन डाउन स्ट्रीम। जो सिविलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान की उसको तो बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है, जो कि युद्ध में उनका कोई रोल नहीं है। तीसरा, कहते हैं कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो इस बात में है कि हम पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल सेट करें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का और अपहोल्डिंग ट्रीटी कमिटमेंट्स रादर देन अंडरमाइनिंग देम। तो अगर हम ट्रीटीज का, रूल्स का, रेगुलेशन का, इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल ट्रीटीज का उनका रेस्पेक्ट करेंगे तो इंडिया की इमेज बहुत अच्छी हो सकती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी स्ट्रांग होगी। अच्छा, अब आगे क्या हमारे पास में सॉल्यूशन हो सकता है?
तो सॉल्यूशन हमारे पास में ये हो सकता है कि दोनों कंट्रीज को मिल बैठ करके बात करें, इसको रिविजिट करना चाहें तो करें, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहें तो उनको बुलाएं और इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाल करके आए। ठीक है। हालांकि इस आर्टिकल में जितनी भी बातें की गई हैं वो इस तरह से की गई हैं कि जैसे पाकिस्तान बेचारा है, वहां की पॉपुलेशन का कोई दोष नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मीन्स ये जो आर्टिकल है जो कह रहा है वो पाकिस्तान वाले एंगल से बात कर रहा है। इंडिया वाले एंगल से देखो आप कि अगर पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन का कोई दोष नहीं है तो इंडिया के उन सिविलियंस का क्या जो दोष था। आज से नहीं, कितने सालों से, मल्टीपल ईयर से पाकिस्तान टेररिज्म को यहाँ पर भेज रहा है। जब पाकिस्तान में टेररिस्ट पर अटैक होता है, उनकी डेथ होती है, तो वही सिविल पॉपुलेशन हजारों लाखों की संख्या में उनके जनाजे में जाते हैं। उन टेररिस्ट को छुपने की जगह देते हैं, उनको फूड देते हैं, सपोर्ट देते हैं, साइड से उसको जो है बैकग्राउंड में उनको सपोर्ट करते हैं। वहां अपने बच्चों को आप जिहादी बना करके भेज देते हो कि जाओ, जो है तुम जिहाद के लिए जा रहे हो बेटा, बहुत अच्छे काम पर जा रहे हो। हमने एक वीडियो देखा, आपने भी देखे होंगे, जहां पर एक पिता कह रहा है कि मेरे 9 बेटे हैं, उन 9 में से अभी 2 मरे हैं आतंकवादियों में। ठीक है, अभी मैं बाकी बच्चों को भी जिहादी के लिए भेजूंगा। मुझे फक्र है कि मेरे बेटे वहां जाकर के इंडिया के अगेंस्ट में जाकर उन्होंने कत्लेआम किया और वो बाद में मारे गए, मतलब मरे गए नहीं, शहीद हो गए। तो देखो, पाकिस्तान को भी ये सोचना होगा कि भाई अगर हम वहां के लोगों का खून बहाएंगे तो इंडिया वाले पानी बंद कर सकते हैं हमारा। सो पाकिस्तान को एक प्रेशर तो फील करना पड़ेगा कि या तो आप टेररिज्म को बंद करो, नहीं तो हम पानी बंद कर देंगे। ठीक है। सो जो इम्पैक्ट होते हैं ग्लोबल वॉरफेयर्स में या ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स में, वो कभी भी उस लिमिटेड बाउंड्री के अंदर नहीं होते, उसके बहुत सारे डोमिनो इफेक्ट होते हैं और जिन इफेक्ट्स को आप मेजर नहीं कर सकते, कभी पता भी नहीं चलता कई बार, और वो वहां वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। सो ये राइटर के अपने व्यूज थे। कुछ लास्ट में व्यूज जो है आपके अपने भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, उसमें पूरी एक पॉपुलेशन के हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है कि टेररिज्म और वाटर एक साथ नहीं चलेंगे, कि आप उधर से इंडिया के लोगों का खून बहाएं और हम इंडिया से आपको पानी देते रहें और आपका जो इकोनॉमी एकदम मस्त चलती रहे और इंडिया की इकोनॉमी, यहाँ की सोसाइटी डिस्ट्रक्शन की ओर जाती रहे। नो, both cannot go together. So guys, this was for today. We will meet again in another session. So तब तक के लिए bye bye, take care, thank you very much.